तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। नमस्कार। तो क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल लगभग हर एक चीज महंगी होती जा रही है? मेरा मतलब है, आप पेट्रोल पंप पर जाइए या कोई नया मोबाइल फोन लेने का सोचिए, प्राइसेस बस बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने एक बहुत ही सीरियस आर्थिक चेतावनी या कह लीजिए इकोनॉमिक वार्निंग दी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं कि आखिर कैसे ग्लोबल टेंशन्स की वजह से अपने देश में इन्फ्लेशन का खतरा इतना बढ़ रहा है और इस सब का डायरेक्ट असर हमारी और आपकी पॉकेट पर कैसे पड़ने वाला है। सो लेट्स डाइव राइट इन। अब ऐसे में ना सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में आगे चलकर हर एक चीज महंगी होने वाली है? ये डर आजकल लिटरली हर किसी के मन में है। क्या आने वाले वक्त में पेट्रोल सच में 120 रुपए क्रॉस कर जाएगा? क्या स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक आम इंसान को अपने फाइनेंसेस प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एग्जैक्टली क्या कदम उठाने चाहिए? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आज इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम शुरू करेंगे एडीबी की वार्निंग से, उसके बाद समझेंगे ऑयल और ग्लोबल टेंशन्स का कनेक्शन, फिर रुपया वर्सेस डॉलर का पूरा खेल, मार्केट में इसके विनर्स और लूजर्स कौन है, और आखिर में देखेंगे आने वाले वक्त के खतरे और उनसे निपटने की जरूरी सलाह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, यानी एडीबी की आर्थिक चेतावनी। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स ना पूरी दुनिया के मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होती हैं। अब देखिए, एडीबी ने वार्निंग में एग्जैक्टली कहा क्या है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हैं, और इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? ये कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ऊंचे रह सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब ऑयल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई के रिस्क्स ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे, जिसका असर डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करने में दिख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया के किसी कोने में टेंशन है तो उससे हमें इतना डर क्यों लगना चाहिए? वेल, रीजन बहुत बड़ा है। एक्चुअली इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। सिर्फ 10 से 15% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। ये डिपेंडेंस इतनी मैसिव है कि बाहर दुनिया में ऑयल प्राइसेस में अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, तो उसका सीधा और बहुत बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और डीप में समझते हैं इस पूरे ग्लोबल टेंशन और ऑयल शॉक के कनेक्शन को। एक बहुत कॉमन सी कहावत है कि तेल अर्थव्यवस्था का खून है, और सीरियसली ये 100% सच है। दुनिया के ज्यादातर ऑयल की सप्लाई मिडिल ईस्ट से ही होती है। अब वहां अगर किसी वॉर या अटैक की वजह से शिपिंग रूट्स में थोड़ी सी भी रुकावट आती है, या मान लीजिए सिर्फ ऐसी अफवाह भी उड़ती है, तो मार्केट में ऑयल के प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक कर जाते हैं। ये बेसिकली पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में एक झटके या एक शॉक की तरह काम करता है। ये ना पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है, या कह लीजिए एक डोमिनो इफेक्ट है। पहले क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर ऑयल का दाम बढ़ता है। फिर क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल अचानक से बढ़ जाता है। अब भाई, ऑयल खरीदना है तो यूएस डॉलर्स चाहिए होंगे, राइट? इसलिए मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, और इस सब के नतीजे में हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। ये पूरा साइकिल लिटरली देश की इकोनॉमी से वैल्यू ड्रेन कर लेता है। तो आइए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और इस रुपये वर्सेस डॉलर के करेंसी गेम को समझते हैं। आपने आजकल न्यूज़ में एक टर्म जरूर सुना होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित मुद्रास्फीति। इसका आसान भाषा में मतलब है कि बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से अपने देश में महंगाई आना। क्योंकि हम अपना सारा ऑयल डॉलर्स में खरीदते हैं, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल ऑयल का दाम वैसे का वैसा ही रहे, लेकिन डॉलर स्ट्रांग हो जाए, तो भी हमें उस सेम ऑयल के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही आसान सी मैथ्स कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि ऑयल $100 का है और $1 80 रुपए का चल रहा है, तो एक बैरल आपको पड़ेगा 8,000 रुपए का। लेकिन अगर रुपी वीक हो जाता है और वही डॉलर 90 रुपए का हो जाता है, तो ऑयल का प्राइस सेम $100 होते हुए भी हमें 9,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी सीधा सीधा 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट। और वो भी क्यों? सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से। वैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पता है क्या है? लोगों को लगता है ऑयल महंगा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल पंप पे नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऑयल महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। जब फैक्ट्री से मार्केट तक सामान लाने का कॉस्ट बढ़ेगा तो आईफोन्स और लैपटॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट्स की टिकट्स, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाला स्टील और सीमेंट और रोजमर्रा का धनिया, टमाटर, सब कुछ महंगा हो जाएगा। वैसे धनिया तो आजकल पहले ही आसमान छू रहा है। जोक्स अपार्ट, ऐसी ग्लोबल अनसर्टनिटी की वजह से एक्चुअली गोल्ड के प्राइसेस में सच में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब जब इकोनॉमी में इतनी उथल-पुथल होती है तो आइए देखते हैं कि आखिर इन सब में विनर्स और लूजर्स कौन होते हैं और बाजार पर इसका कैसा असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, किसी भी ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ को नुकसान। जैसे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो विनर्स बन जाते हैं क्योंकि रूपी गिरने से उन्हें सीधा फायदा होता है। गोल्ड इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं और लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान कौन उठाता है? हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज, जिनके मंथली ग्रोसरी बिल्स और ईएमआईज बढ़ जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, एयरलाइंस जिनके लिए फ्यूल एक बहुत बड़ा खर्चा है, और खुद गवर्नमेंट जिस पर इंपोर्ट का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। ये सब इनडायरेक्टली लूजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस ऑयल और इन्फ्लेशन की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं, जैसे कि एयरलाइंस, पेंट कंपनीज और केमिकल कंपनीज, क्योंकि इन सबका रॉ मटेरियल बेसिकली क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स ही तो होता है। उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर और लॉजिस्टिक्स कंपनीज पर भी इनपुट कॉस्ट और बढ़े हुए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर कहते हैं ना, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है। ऐसे माहौल में ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, कुछ सिलेक्ट एनर्जी स्टॉक्स, गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को काफी पॉजिटिव मूवमेंट मिलता है। हालांकि एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ता गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को हाई रख सकती है, जिससे ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक जरूर हो सकता है। तो आइए इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं आने वाले भविष्य के खतरों और कुछ बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल सलाह के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है? देखिए, सिचुएशन अनडाउटली थोड़ी डेंजरस तो है, पर इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। इंडिया आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक लंबा चौड़ा कुशन मौजूद है। तो जब तक ग्लोबल क्रूड ऑयल एक्सट्रीम लेवल्स जैसे 120 या $130 पर बैरल को टच नहीं करता, तब तक हमारी इकोनॉमी इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ने की पूरी ताकत रखती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक आम इंसान होने के नाते आपको और हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, अपना इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें ताकि मंथली बजट हिलने पर कोई दिक्कत ना हो। नंबर 2, अपनी डेली लाइफ में फ्यूल का यूज थोड़ा स्मार्टली ऑप्टिमाइज करें। नंबर 3, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखकर पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें, अपनी एसआईपीज को रेगुलरली चलने दें। नंबर 4, इस टाइम में हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन्स और डेट लेने से बचें। और फाइनली नंबर 5, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड में थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई जरूर करें ताकि पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक आखिरी और बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हमें महंगाई झेलनी पड़ेगी, या फिर इंडिया की इकोनॉमी इन सारे ग्लोबल शॉक्स के बावजूद स्ट्रांगली आगे बढ़ती रहेगी? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और आपकी आम जिंदगी पर होता है। सोचते रहिए और हाँ, सीखते रहिए। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।